आपके साथ बैठने में आपके बच्चे की पूरी डिटेल देंगे सर। आपके बच्चे के हॉस्टल के बाहर बैठा हुआ हमारा आदमी, आपके बच्चों को अगर आप जिंदा चाहते हो तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दो। तो ये भी तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को निकालने का। आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? ISI, CIA, MI6? तो मैं SVR को दूंगा सर, रशियन को। दुनिया की सबसे खतरनाक सटीक इन्फॉर्मेशन सर। बांग्लादेश के अंदर किसी को पता भी नहीं चला, CIA के एक एजेंट को मार दिया सर। NGOs के थ्रू पैसा आता है? बिल्कुल आता है सर। आपकी सोच कितनी भी कट्टरतन हो, कुछ भी हो, आपको एक पत्थर उठाने के लिए भी पैसा चाहिए सर। ISI कैसे काम करती है इंडिया में? हनी ट्रैप करते हैं? LTT के टाइम पर तो एक IPS सर को भी हनी ट्रैप किया हुआ था। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सर CIA को। लकी जी, वेलकम टू पार्ट 2। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सर। पार्ट 2 में मैं आपसे जानना चाहता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। क्या काम करती हैं, कैसे सोचती हैं, क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करें? सर देखो, जितनी भी पिक्चरें होती हैं सर, जी। देखो पिक्चर होती है एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। पिक्चर और रियल लाइफ में उतना ही फ़र्क होता है जितना धरती और आसमान में है। सर देखो, दो तरह के लोग हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि यार लोगों को क्या लगता है सर, लोगों को लगता है कि जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देख ली, एक आदमी गया, जाने के बाद चला गया, तो ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ है सर। देखो इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे लोग हैं। डेस्क पर कौन काम कर रहा है, फील्ड में कौन जा रहा है। डेस्क पर जो आदमी जा रहा है वो सुबह बिल्कुल 9 बजे जाता है, अपना एक टिफ़िन लेके जाता है सर, ठीक है, आराम से अपना ड्यूटी करता है, शाम को 5 बजे अपने घर चला जाता है। जैसे आम दुनिया की समझ लो कोई बैंक में, बस फ़र्क ये है कि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं से इंटेल आ रही है, उनको अपने सीनियर तक पहुंचाना, सभी इन्फॉर्मेशन को एक करना। नॉर्मली अगर सपोज करो कि कोई भी आदमी, बहुत सारी डेस्क है हमारी, साउथ ईस्ट एशिया हो गई, जैसे मिडिल ईस्ट हो गई, अफ्रीकन हो गई, पाकिस्तान डेस्क हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए अदर कंट्रीज़ हो गई। तो कोई भी एक डेस्क में कोई भी आदमी बैठा है तो उस डेस्क में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना एक नॉर्मल काम है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लगेगा खुफिया कोई बड़ा ज़्यादा कुछ आपको लगेगा सर कि यार ये मैं कहाँ आ गया, दीवार में छिपकली चल रही है सर, ठीक है, पंखा भी खूं 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 की आवाज़ कर रहा है भाई, है ना। मतलब वो नहीं है, मतलब कि आपको लगेगा यार ये तो 1947 में जो अंग्रेजों ने जो बिल्डिंगें बनाई थी साली तो वैसी है, है ना। तो वो क्या कहते हैं, जो वहाँ बैठा हुआ आदमी वो भी 3 बारी कह रहा है, बोला था तेरे को पंखा तो चेंज कर दे, ठीक है सर। तो एक नॉर्मल है, वैसा नहीं है कि दुनिया को ऐसा लगता है। लेकिन क्या है, अब हम आते हैं थोड़ा सा फील्ड के ऊपर। फील्ड में जाने से पहले क्या होता है, सबसे पहले एकदम से पिक्चरों का हिस्सा नहीं है सर, हमारे को ग्राउंड के हालात समझना, वहाँ के आम हालात समझना, क्या वहाँ आम सिस्टम चल रहा है। क्या होता है, क्योंकि आप कहीं पर भी जा रहे हो, पहले किसी भी मिशन के लिए आप जा रहे हो, किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, इंट हासिल करने के लिए जा रहे हो, तो आप ये समझो कि आप एक अलग DNA में जा रहे हो, आप एक निकल के दूसरे DNA में जा रहे हो। लेकिन एक इंटेलिजेंट ऑपरेटिव का काम क्या है सर, वो दुनिया के जिस DNA में जाएगा ना सर, उसी DNA का हो जाएगा। अगर आज मैं मजदूरों के साथ बैठा हूँ तो यकीन मानना कि अगर 100 लोग मुझे देख रहे हो तो मुझे मजदूर ही समझे हो, मुझे वही लगना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार इंटेलिजेंस वाला बहुत अलग दिखना, अरे अलग ही दिखेगा तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा ना यार, मेरी बात समझ रहे हो। मतलब घुल मिल जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये पिक्चरों का नहीं है कि तुम्हारे 6 एप्स निकल रहे हैं, चश्मा तुमने पहन रखा है, स्पोर्ट्स गाड़ी, भाई कोई मॉडलिंग थोड़ा ना करवानी है वहाँ, या पब्लिक का ध्यान थोड़ा ना खींचना है। बिल्कुल क्यों सर, आप इंट लेने जा रहे हो भाई, आपको ऐसा होना चाहिए कि 100 की भीड़ में अगर आप चले जाओ तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप भी उनमें कोई हो, बिल्कुल उनके साथ। तो बहुत अलग है। इसके लिए किस टाइप की ट्रेनिंग होती है? देखो सबसे पहले तो क्या है सर कि ट्रेनिंग आपको, कि दुनिया में आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझना है नॉर्मली तरीके से, कि ट्रेनिंग दुनिया के अंदर एक ट्रेनिंग ही ऐसी चीज़ है जो एक आम आदमी को बहुत अलग बनाती है सर, बहुत अलग। पहले एक नॉर्मल ट्रेनिंग देखो, नॉर्मल ट्रेनिंग क्या है, जो भी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग हर विभाग के अंदर अपनी बेसिक ट्रेनिंग होती है। सपोज करो आप ऑपरेशंस करने जा रहे हो, या आपका काम है इंट हासिल करना, ये कोर्सेज होते हैं सर, मेरी बात समझे। जैसे हम लोग नॉर्मली एक ट्रेनिंग करते हैं, कई लोग हमारे से बोलते हैं लक्की जी आप तो स्नाइपर भी हो, आप बॉम्ब एक्सपर्ट भी हो, तो भाई कोर्स करते हैं आप 10 कोर्स करेंगे, 10 का एक निशान लग जाता है, बैचेस लग जाते हैं आपके। सपोज करो अगर मुझे फील्ड में ऑपरेशन करना है सर, अगर मैं फील्ड में ऑपरेशन कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा फिजिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सर, तभी मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा, तभी मैं 15-20 किलोमीटर पैदल चल पाऊंगा, 30 किलोमीटर पैदल चल पाऊंगा, 20-25 kg वेट के साथ चल पाऊंगा। तो आपका फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है पहली। दूसरा क्या है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सर। आदमी देखो जंग हमेशा दिमाग से ही लड़ता है, दिमाग से ही जीतता है। अगर दुनिया में आपका दिमाग हार गया तो दुनिया में आप कभी नहीं जीत पाओगे। अगर आपके दिमाग ने हार नहीं मानी तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा पाएगा सर। तो आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कभी भी जाओ किसी भी जगह पर, आप कैसे लोगों को समझाओगे सर,
जिस जगह पर भी आप जा रहे हो वहाँ के आम हालात आपको पता होने चाहिए। जैसे आज मैं दिल्ली के अंदर हूँ तो मुझे दिल्ली के आम हालात क्या चल रहे हैं इस टाइम। शायद मैं अभी लद्दाख चला जाऊँगा या कश्मीर चला जाऊँगा तो आम हालात चेंज हो चुके होंगे सर। जैसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर जाऊँगा तो मणिपुर अगर मैं आज जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मणिपुर का आम हालात क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है वहाँ पर। जब तक मैं आम हालात नहीं समझ पाऊंगा तो मैं लोगों से, मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की तरह कि यार ये तो, वो कहेंगे क्या पॉलिटिक्स की बात भाई, यहाँ तो आर्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सही बात। तो इसका मतलब मुझे पहले वहाँ की ग्राउंड की हालात, वहाँ का पूरा सिचुएशन मुझे यहाँ समझ के जाना पड़ेगा कि मुझे अगर किसी वहाँ अनजान आदमी से भी मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने कोई कैब बुक करी, अब मैं कैब बुक करी, मैं बोलूँगा यार कल तो यार एक काम हुआ भाई, कल ये अम्बुश हो गया आर्मी के ऊपर यार, पता है इस पर, क्योंकि मुझे पता है वहाँ हालात क्या है, कल वहाँ क्या हुआ है, लोगों का रिएक्शन कैसा है। मैं बोलूँगा यार कुकी तो इससे बहुत नाराज़ है या मैं तो इससे बहुत नाराज़ चल रहे हैं, भाई नागा पार्टी तो बिल्कुल अगेंस्ट है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं यार ये 27 डीप माउंट की कल फौज भी आई, तुमने देखा क्या, उस आदमी को समझ जाएगा तो यहीं का ही है। मेरी बात समझे सर, वो मेरी बातों से एनालाइज लगा लेगा और 4 चीज़ें और बताएगा मुझे, और बोले नहीं 57 डीप माउंट से नहीं निकले यार, ये तो पहले से यहाँ पर एक फौज आ रखी थी, यहाँ IRB भी काम कर रही है, क्योंकि 4 बातें मैंने बता दी, मुझे उससे 2 बात उगलवानी है सर। मैं 2 बात कब उगलवा पाऊंगा, जब मैं 4 चीज़ें बताऊंगा उसको, है ना सर। मुझे पता है कि मुझे कितना उसको बताना है और कहाँ पर मेरी एंड हो रहा है और कहाँ से मुझे उससे निकलवाना है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं दुनिया के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेते हैं ना सर, तो आपको एक नॉर्मल तरीके से एक चीज़ बताता हूँ, बहुत नॉर्मल बेसिक से। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है ना, इंट का छोड़ दो, एक पुलिस वाला आता है इधर, बैठता है यूँ करके, 2-3 अपराधी बैठे होते हैं, पुलिस वाला बताया हाँ इतने बजे तूने उसको फ़ोन किया था ना, वो आदमी जरा मैं तो फ़ोन किया था, और सुन तूने उससे 10,000 रुपये उधार भी लिए थे, और तू क्या सोच रहा है, हमें नहीं पता, तूने 20 रुपये का वहाँ से कट्टा खरीद कर लाया था, 10,000 का एक पिस्टल खरीद कर लाया था। वो सर वो तो डर के हाँ, और बोला तुझे क्या लग रहा है, हमारे को नहीं पता। हाँ सर आपको पता है, तो बता मारने के लिए तुझे किसने कहा। वो ठक से बोल देगा मारने के लिए, क्योंकि मैं उतनी चीज़ उसको बता चुका हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मारने के लिए किसने कहा था, ये मैं उससे उगलवा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि पहले उसके जहन में मैं ये डाल दूंगा कि मुझे सब कुछ पता है, तब वो एकदम से, उसको तो ये लग रहा है कि इसको सभी पता है, तो एकदम से ये इंटेरोगेशन टेक्निक हो गई कि कैसे हम किसी से चीज़ लेते हैं। इंट हम कैसे किसी से लेते हैं, देखो हमारे को किसी से भी इंट लेना होता है, एक आदमी क्या है, हम पैसों के दम पर इंट लेते हैं सर। एक तो हम खुद, अगर हम मैन पावर का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम खुद ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड जीरो पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम खुद लाएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी हम किन को टारगेट करेंगे, एक क्या होता है, हम देखते हैं कि यार कौन आदमी हमें पैसे से मदद कर सकता है, मतलब पैसे से हमारे को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो हम वो एनालाइज करते हैं। चाहे जैसे सपोज करो मुझे अगर कि आप पॉडकास्ट करते हैं और आपके पॉडकास्ट के अंदर की इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो सबसे पहले तो हम आपकी टीम का पता करेंगे सर, कि आपकी टीम के अंदर 10, 15, 20 लोग कौन कौन है, आपका ड्राइवर कौन है, आपके घर के अंदर कौन आता है, एवरीथिंग हमने पूरा डाटा निकाल लिया। फिर हम इन 20 लोगों का डिटेल निकालेंगे सर, हर आदमी की, कि किसके ऊपर कितना कर्जा है, किसके ऊपर क्या है, घर के हालात किसके कैसे चल रहे हैं। हम सबसे सॉफ्ट टारगेट को चुनते हैं सर, जो हमारा सबसे सॉफ्ट टारगेट होगा हम उसको चुनेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे को पैसों के बदले में आपके पॉडकास्ट के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे। एक तरह तो ये हो गया जो हम पैसों से लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं सर, हम उस आदमी को चुनते हैं जो नाराज है आपसे। ऐसा भी होगा जो आपसे दुश्मनी होगी किसी ना किसी की, कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आपके दुश्मन को ढूंढने की, वो हमसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन आपको बर्बाद करने के लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन देगा सर। उसका काम है कि आप कैसे भी बर्बाद हो वो, तो हम ऐसे लोग, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग दुश्मनी के ऊपर या आपको बर्बाद करने के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहला आदमी तो क्या है, पैसों के लालच में देगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है सर, तीसरा हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम लोग करते हैं ब्लैकमेलिंग। अच्छा, ये हम नहीं करते हैं सर, दुनिया की एजेंसी जो भी करती होगी, कोई भी एजेंसी का, वो क्या करेगी, आपकी टीम में से हमने एक आदमी को देख लिया कि यार एक आदमी है जिसकी अभी नॉर्मली लेवल पर, मैं पॉडकास्ट लेवल पर बात कर रहा हूँ, जिसका अभी अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है, ठीक है। वो लड़की के साथ उसकी शादी आदि भी होने वाली है, सब कुछ होने वाली है हमने, और हमें पता चल गया कि एक लड़की को चीट करके आ रखा है, ये हमें पता है। अब उसने उस लड़की को नहीं बता रखा कि मैं एक लड़की को चीट करके आ रखा हूँ। अब हम उसको बोलेंगे भाई ठीक है, तेरी शादी है ना अगले महीने, अब ये तेरी इस गर्लफ्रेंड को भेजने वाले हम, और ये बोला मेरी तो शादी टूट जाएगी, ये हो जाएगा। भाई अब ये तो है, अब उस लड़की को तो नहीं पता कि कितनों को चीट करके आ रखा है, लेकिन हमारे को इससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हम कहेंगे यार देख ठीक है, तू शादी कर बढ़िया तरीके से, शादी में जो गिफ्ट चाहिए वो भी हम दे देंगे। अब एक काम कर दे, क्या चल रहा है पॉडकास्ट के अंदर, क्या मिलता है डेली हमें बता, है ना, या तो तेरी शादी रुकेगी या तू चीज़ें देगा। तो इसको हम ब्लैकमेलिंग का तरीका हो गया सर, ये हो गया ब्लैकमेलिंग का तरीका। चौथा क्या हो गया, हम लोग डराते भी हैं सर, इंटेलिजेंस में हम लोग डराते भी हैं। हम लोग, अब आप ही में से एक ऐसा आदमी है जो क्या कर रहा है,
हम यहीं का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हाँ। आपकी टीम में हमें पता चल गया एक आदमी है जिसका बच्चा आज ब्रिटेन के अंदर या कहीं भी केरल के अंदर या कहीं भी, अगर इंडिया में हो तो इंडिया में, इंडिया से बाहर हो तो देखो एजेंसी बड़े लेवल पर काम करती है। हाँ। बड़े आदमी को हाँ। सपोज करो आप में से किसी का ही बच्चा इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो हम पूरा आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठने में आपके बच्चे की पूरी डिटेल देंगे सर, ठीक है, कि भाई आपका बच्चा इतने रूम में रह रहा है, आपके बच्चे का रूममेट ये है, आपका बच्चा इस व्हीकल से जाता है, इतने बजे आता है, ठीक है। अब आपका बच्चा हिंदुस्तान नहीं आएगा वापस, बुला के देखो, जब तक टाइम लगेगा, वीजा में टाइम लगेगा, आपके बच्चों को अगर आप जिंदा चाहते हो तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि आपका बच्चा तो आपके घर पर नहीं है ना सर, कि आप एकदम से पुलिस स्टेशन चले जाओ, बोलो मुझे थ्रेट है। यार आपका बच्चा तो ब्रिटेन में पढ़ रहा है सर, आपका बच्चा तो यूके में पढ़ रहा है, इतनी जल्दी तो प्रोसीजर नहीं है। अब अगर आप एम्बेसी भी कॉन्टैक्ट करोगे, चीज़ें करोगे, नहीं सर टाइम लगेगा आपको। 12 कितने भी पावरफुल आदमी हो आप, तब भी 12 घंटे लगेंगे, लेकिन हमारा आदमी बाहर बैठा हुआ है सर, आपके बच्चे के हॉस्टल के बाहर बैठा हुआ है हमारा आदमी, ठीक है। और हिंदुस्तान में हमारे ऊपर केस लगेगा नहीं है, तो इंग्लैंड का केस है ना सर, डर जाएगा कोई भी। हाँ, तो कोई भी डरेगा ना सर, क्योंकि उसका बच्चा तो 7 समुंदर पार है सर उससे। बिल्कुल। तो ये भी तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को निकालने का, ठीक है। तो ये मेनली 4 तरीके होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को हम निकालते हैं। और एक तरीका है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप हमारे एजेंट बन चुके हो, आपको कभी नहीं पता चलेगा। क्या होता है, एक उदाहरण देता हूँ सर इसका उदाहरण क्या है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कॉलर को ऐसे खड़े करके चलते हैं, बोलते हैं मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आ रखा हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रखा हूँ, हाँ। डिग्री है सर उनके पास, पीएचडी की डिग्री ले रखी है उन्होंने। अब क्या होता है, हिंदुस्तान से सपोज करो कि 4 लोग कैम्ब्रिज के अंदर एडमिशन लेते हैं, पीएचडी करते हैं किसी चीज़ पर, कैम्ब्रिज यानी कि MI6 का पूरा कंट्रोल, ऑक्सफोर्ड MI6 का पूरा कंट्रोल। अब एक काम करते हैं, इस बच्चे को बुलाते हैं, एक काम कर, पीएचडी कर रहा है, बोला हाँ, तो यार एक काम कर, दिल्ली के अंदर जाके रिसर्च कर बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ। रिसर्च करेगा दिल्ली के अंदर, अच्छा। पूरे अकबर रोड के ऊपर पूरा व्हीकल, कहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर का क्वार्टर है, कहाँ पर क्या है। भाई साहब को डॉक्टर बनने वाला है सर, पीएचडी की डिग्री आ रही है, भाई साहब बढ़िया तरीके से 2-3 साल का रिसर्च करके लाता है, कॉलर खड़े करके। इनको पता ही नहीं है भाई, तुम रिसर्च के बहाने हिंदुस्तान का पूरा डाटा MI6 को दे चुके हो, बस तुम्हारे को लगा दिया टप्पा पीएचडी का। कभी आज तक मुझे ये बता दो सर कि हिंदुस्तान में इतने लोगों ने कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए होंगे, मुझे उनमें से एक आदमी आकर ये बता दे कि उसने ब्रिटेन के ऊपर रिसर्च करी है। नहीं, वो आएंगे हिंदुस्तान के ऊपर रिसर्च करने के लिए, वो आएंगे नेपाल के ऊपर रिसर्च करने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप 2-2 साल 3-3 साल तक यहाँ पर रिसर्च कर रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सुई के नोक के जितनी। आप क्या कर रहे हो, आप भी एक तरह के स्पाई हो, डायरेक्ट नहीं हो, इनडायरेक्ट हो, एसेट हो आप, एसेट हो आप डायरेक्ट। आपको कभी पता ही नहीं चला कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी चली गई है सर। तो ये हर जगह पर, ये बहुत चीजें हैं, बहुत ही जगह पर। तो अगर इस टाइप का इंफॉर्मेशन गैदरिंग तरीका होता है, आपने स्टार्टिंग में कहा कि पिक्चरों में जो दिखाते हैं वो असली नहीं है सर, पिक्चरों का, जैसे धुरंधर का एग्जांपल लेते हैं, धुरंधर में ये एक दिखाया अंडर कवर एजेंट होता है, हाँ, और भी बहुत सारे अंडर कवर एजेंट होते हैं, बिल्कुल डीपली एम्बेडेड हैं, बहुत देर से वहाँ पे बैठे हैं। आप सपोज करो कि आपको इस्लामाबाद भेजा जाता है फील्ड पोस्टिंग पे, तो आप अपने आप को तैयार कैसे करोगे सर? देखो हर एक का अलग रोल है, हम आते हैं पिक्चर के ऊपर ही। पिक्चर में आपने देखा कि एक आदमी को यहाँ पर हमने क्या किया, एक आदमी को अपने अंडर में लिया, उसको ट्रेन किया, एक एसेट बनाया अपना, कुछ भी XYZ। मतलब कितना सच है आपको उसमें जो लगता है, कितना, मतलब किस टाइप का, किस हद तक सच आपको दिखता है उसके अंदर? नहीं सर, उसमें हम सिर्फ एक आदमी को देख रहे हैं। हाँ। ये पिक्चर की कहानी है। हाँ। एक आदमी को हम उसको सिर्फ देख रहे हैं। हाँ। हम सिर्फ, मैं आपको एक एक करके पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, आप पिक्चर के माध्यम से पॉइंट कर लोगे। सबसे पहले क्या है कि एक आदमी को जेल से छुड़ाया जाता है, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने बताया कि सर इस आदमी को जेल से निकालो, जो पिक्चर में नहीं दिखाया, जो कहानी का एक्चुअल हिस्सा होता है। एक आदमी एनालाइज करता है दिल्ली के डेस्क में बैठकर कि हिंदुस्तान के अंदर क्या आज कौन सा केस हुआ है, कौन सा केस हुआ है, कौन सा केस हुआ है, कौन बन सकता है, कौन बन सकता है। तो हमने उस पिक्चर में उस आदमी को नहीं दिखाया। वो आदमी क्या करता है, चीफ को एक मैसेज देता है, एक आदमी का डाटा निकाल के पूरा का पूरा, कि सर ये आदमी हमारे काम का हो सकता है। तो ये आदमी भी काम कर रहा है ना देश के लिए, इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। इसके आधार पर क्या होता है, एक रिपोर्ट जाती है। अभी हम हीरो को छोड़ देते हैं धुरंधर के। दूसरा क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं नीचे। एक हैंडलर को ऑर्डर दे दिया, बोला एक काम करो, 20-25 लोग आदमी तैयार करो, हमारे आदमी नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल लाओ, एक आदमी को जेल से छुड़ाना है, इसमें हमारे कोई भी ऑपरेटिव यूज़ नहीं होने चाहिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर यूज़ नहीं होना चाहिए, हायर करो। चलो एक बिल दे दिया कि सर इस ऑपरेशन का खर्चा है 50 लाख। बोला ठीक है, 50 लाख में डन। 10-15 क्रिमिनल पकड़े, बोला छुड़ा के तुम्हें हमें देना है। वहाँ पर भी यूज़ हुआ, एक और आदमी, एक और दुनिया की किसी भी एजेंसी का यूज़ हुआ। उसने क्या किया, 10-12 लोगों को पैसे दे के एक आदमी को लेके आ गए सर। अब आ गया कहानी का
हमारा हीरो, धुरंधर का हीरो, उसको ट्रेनिंग दी हिंदुस्तान के किसी भी एक हिस्से में, ट्रेंड किया। अब उसको सिर्फ ट्रेंड किया सर, इससे पहले तो कभी नहीं किया ना, पाकिस्तान तो कभी नहीं किया हो। अब क्या है, जब वो यहाँ से पाकिस्तान जाएगा, ऐसे दुनिया भर की चैन है जो ऑलरेडी काम कर रही है। एक आदमी है जो उसको लेके जा रहा है, ठीक है सर, एक आदमी है जो पहले से उसके लिए तैयार हुआ है, उसको भी अभी ये नहीं बता रखा, उसको सिर्फ ये बताया है कि एक आदमी तुम्हारे पास आएगा, ये भी नहीं बताएंगे कि इंडिया से आएगा, दुनिया के कौन से कोने से आएगा, उसको भी पता ही नहीं है। वो आदमी उसका वेट कर रहा है। हम इस हीरो को भूल जाते हैं, अभी इस एंगल पर आ जाते हैं, यानी कि मैं पाकिस्तान में वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पिछले 15 साल से बैठा हुआ हूँ, एक परमानेंट बना हुआ हूँ, वहाँ पर रेजिडेंस बना हुआ हूँ, बिजनेस खोला हुआ, मेरा एक ही काम है, लॉजिस्टिक से मदद करना, पैसों से मदद करना। ये भी एक तरह का एक हमारा एक एजेंट एसेट है, कोई भी एक बिजनेस टाइकॉन बनकर बैठा है। हो सकता है कि RNW ने मुझसे 5 साल तक कोई काम नहीं लिया हो, लेकिन हर महीने पैसा देगी RNW, लेकिन एकदम से बोल देगी कि भाई एक बंदा आएगा, एक एसेट आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें उसे घर अवेलेबल करवाना है, पैसों की मदद करनी है, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो देना है। सपोज करो कि इस आदमी के हाथ में क्या है, घर को दिलवाना अपनी आईडी पर, क्योंकि ये तो शरीफ आदमी बना बैठा है सर पब्लिक के बीच में। तो आज उसको ऑर्डर आ गया, वो वेट कर रहा है, सपोज करो हमारा हीरो आ गया। अब इस आदमी का काम है उसको जॉब में लगाना, उसके लिए घर का जुगाड़ करना, उसको जहां तक पहुंचाना इस आदमी का काम है, यहाँ तक इसका काम यही खत्म होता है। तो एक आदमी है, सपोज करो कि एक एग्जांपल ले कि कुछ एक लोग हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से नाराज हैं, लेकिन हथियार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सपोज करो कि वो चाहे TTP हो, BLA हो, कोई भी हो, मेरा कांटेक्ट है, दिल्ली का कांटेक्ट है, बोलेंगे एक आदमी आएगा, तुम उसे हथियारों से मदद करोगे। वो भी अपना उसका अलग ही रोल है, वो लगातार, वो भी उसको देश से फंडिंग मिल रही है, चीज़ें मिल रही है, वेपन, उसका भी काम है उसको हथियारों से मदद करना। तो आपको पिक्चर में सिर्फ एक आदमी नजर आ रहा है, लेकिन उस एक आदमी के लिए पूरी चैन लगी हुई है सर। वो चैन को पिक्चर में दिखाएंगे तो पिक्चर बन जाएगी साल भर की। हम सिर्फ एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, मतलब है ना। तो इसके लिए क्या होता है, हर चप्पे चप्पे पर इसको तो ये भी नहीं पता कि कहीं पर एक्सेस कैसे करना है। सपोज करो कि किसी के घर के अंदर एक्सेस करना है, तो एक्सेस कराने वाला भी एक आदमी आएगा। अभी सफर मैं आपको जानता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जानता हूँ, अभी आज मैं आपसे मीटिंग करके चला गया कि कल सपोज करो, एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कि सपोज करो कल मैं देश के साथ गद्दारी कर लूँ, मैं CIA के लिए काम करने लग जाऊँ, MI6 के लिए काम करने लग जाऊँ, तो बोलेंगे एक काम करना, कैसे भी करके तेरा काम है रवि सर के साथ दोस्ती कराना उस आदमी की। बोलूँगा ठीक है। मैं बोलूँगा सर कौन आएगा? बोला आगे तुम्हें मिल जाएगा, बस टेंशन मत लो, जिस दिन आएगा तुम्हारा काम है 3 दिन के अंदर दोस्ती कराना। तो बोलूँगा ठीक है। मैं बोलूँगा सर, बोले आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा सर एक बंदे से आपको मिलाने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी है ना। तो आप बोलोगे कब? मैं बोलूँगा सर जब भी आएगा मैं आपको बताऊँगा, मैं आपसे क्लियरेंस ले चुका हूँ यहाँ से, ताकि मुझे एकदम से, अब एक बंदा आया, मैंने सर आपसे कहा था ना इसको मिलाने के लिए, मैंने आपकी दोस्ती करा दी सर यहाँ पर, है ना, उसका एक्सेस यहाँ करा दिया। अब आगे उसका एक्सेस कैसे होगा वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहानी यहीं तक पता है अभी, क्योंकि मुझे किसी ने क्या बोला, आपसे मिलाने का। अब हो सकता है कि इसका आगे का एक्सेस कराने का किसी और को बोला हो, तो इस टीम काम करती है सर, क्योंकि पिक्चर के अंदर तो एक ही आदमी हीरो होता है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ हर जगह पर क्या होता है, हर आदमी को अपना काम दिया होता है सर, और किसी को पता ही नहीं होता कि अगर सपोज करूँ मैं पकड़ा गया, एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ा गया कल, या क्योंकि मैंने आपसे मिलाना था इस आदमी को और मुझे यहाँ पर इंटरसेप्ट कर लिया RNW ने, मुझे उठाएंगे, मैं सिर्फ एक ही आदमी का बता सकता हूँ। ठीक बात है, वो तो मेरे हाथ में है नहीं सर दूसरे तक, जितनी नीड टू नो बेसिस, जितना इन्फॉर्मेशन जरूरत है उतना ही पता होगा एक आदमी को। तो जैसे धुरंधर का एक बेसिक प्रेमिस है, प्रेमिस ये है कि अननोन गनमैन है, वो एक एक करके उन लोगों को उड़ा रहे हैं जिन लोगों ने इंडिया पे टेरर अटैक्स या तो प्लान करें या कर रहे हैं टेरर ऐसे, और इस टाइप की खबरें सच में आती रहती हैं। हाँ, चल रहा है सर, आज भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है सर। आपको क्या लगता है कौन है ये अननोन गनमैन? सर देखो, अननोन गनमैन एक आदमी नहीं होता सर, नेचुरली, है ना। किसी को ये लग रहा होगा कि एक आदमी अननोन गनमैन है तो नॉट पॉसिबल। मतलब क्या ये रियल लाइफ धुरंधर हो रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि अभी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आमिर हमजा लाहौर के अंदर आया है सर, एक पक्की इन्फॉर्मेशन दे दी किसी ने कि अमीर हमजा आ रखा है, कल एक TV इंटरव्यू है इसका लोकल। अब ऐसा नहीं है कि अमीर हमजा आ रखा है तो हम एकदम से किसी, अब हो सकता है कि हम ये बोलेंगे एक काम करो, लाहौर में हमारे कौन लोग एक्टिव है, एकदम से लाहौर में अभी कौन है एक्टिव, तो लाहौर के अंदर एक टीम एक्टिव है हमारी, लाहौर वाले के अंदर। हमने उनको बोला कि ठीक है एक काम करो, कल एक बंदा आएगा, TV इंटरव्यू आएगा, इसको गिराओ। अब हमें ये नहीं बताओ किसको हायर करेगा या कौन होगा, जो हमारा एक आदमी वहाँ पर है उसने क्या किया, वहाँ पर 2-3 लोग हायर करे, कुछ भी करे XYZ, क्योंकि इस काम के लिए सर कभी भी एक चीज़ ध्यान रख लेना, हम अपना देश का आदमी यूज़ नहीं करेंगे जिसका कनेक्शन। देखो पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा है कि एक एजेंट एक ऑपरेटिव में फ़र्क क्या है, ये दोनों को समझना पड़ेगा।
देखो एजेंट क्या, एक ऑपरेटिव क्या, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट भारत सरकार के साथ है, ऑफिशियली कनेक्शन है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। वो आदमी चाहेगा तो 100 एजेंट बना लेगा सर अपने, उसका कनेक्शन कहाँ तक होगा, सिर्फ उस हैंडलर तक ही कनेक्शन होगा सर, ठीक है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं होगा। मैं एक बिल सबमिट कर दूंगा, मैं दे दूंगा बिल की, ठीक है सर मैंने अपने 10 एजेंट बना रखे हैं और ये एजेंट हमारे इस काम के हैं, तो उन लोगों का काम है मेरे थ्रू सैलरी लेना, लेकिन मैं ले रहा हूँ बजट भारत सरकार से, मैं इस ऑपरेशन का बजट ले रहा हूँ सर। हमारे को एक ऑपरेशन का बजट मिल गया, उस ऑपरेशन में 20 लोग हों 50 लोग हों, वो भारत सरकार के नहीं है या दुनिया के किसी भी सरकार के वो लोग नहीं है सर, है ना, वो तो आपके एम्प्लॉइज हैं, मेरे एम्प्लॉइज हैं या मेरे लिए काम कर रहे हैं सर, या हमारे एसेट है, हमारे एजेंट हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर जो भी आज पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, अगर आप ये बोलोगे कि नहीं यार कि यहाँ से एक धुरंधर गया है जिसको ट्रेन करके भेजा है, नहीं सर, इतना आप ISI को भी वो सर देखो, ISI है तो उसको भी आप जॉकर मत समझो सर दुनिया के अंदर, वो भी दुनिया की किसी देश की एक इंटेलिजेंस है, और वो भी वो जो डायरेक्ट अपनी आर्मी को रिपोर्ट करती है सर। ISI डायरेक्ट अपनी आर्मी को रिपोर्ट करती है, उनका जो चीफ है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है सर। ISI कैसे काम करती है इंडिया में, क्योंकि एक दो चीजें तो पब्लिक डोमेन में सुनने को आती हैं, ये हनी ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैप सभी करते हैं, हनी ट्रैप करते हैं, हाँ सर। देखो लोगों का एक चीज़ है, लोगों के आगे हनी ट्रैप, मैं हनी ट्रैप को बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ सर। एक आज के टाइम एक लड़के से समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत देशी भाषा में। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, लड़की को भी दिखता है कि यार लड़का ठीक है, इस लड़के के पास बढ़िया रेंज रोवर गाड़ी भी है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, मतलब अभी उसको हनी ट्रैप नहीं कर रही है, बट उसको लगता है यार मुझे इस लड़के से प्यार करना चाहिए, बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, बना लेती है एक लड़के को। लड़का भी, भाई मैंने आपको बोला उसके पास रेंज रोवर भी है, बढ़िया चीज़ है। लड़का क्या करता है, अगले दिन 1-2 लाख का आईफोन भी गिफ्ट करता है, गाड़ी गिफ्ट कर देता है, चीज़ है। कुछ दिन के बाद दोनों की अनबन होती है, ब्रेकअप हो जाता है। लड़का थोड़ी ना कहता है मेरा आईफोन वापस कर, ब्रेकअप हो गया चली गई, लेकिन लड़की ने भी क्या कर दिया, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, या उसके अंदर लड़का भी हो सकता है, तो कुछ एक आईफोन मिल गया, चीज़ें मिल गए। मैं इसको ये भी हनी, इस लेवल पर हनी ट्रैप है छोटा, लेकिन जब ऊपर लेवल पर हनी ट्रैप होते हैं तो फिर उनका मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। अगर सपोज करो कि आज किसी एक IAS ऑफिसर को हनी ट्रैप करना है ना सर, किसी DGP को हनी ट्रैप करना है, किसी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को हनी ट्रैप करना है, उनके मकसद उतने बड़े होते हैं सर। किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर को हनी ट्रैप करना है, यहाँ तक कि किसी देश के मुख्यमंत्री को हनी ट्रैप करना है, मकसद इतना बड़ा है ना सर, तो उनको वो फ़ायदा भी उतना ही बड़ा लेंगे। अगर सपोज करो किसी देश के, किसी स्टेट के CM को ही हनी ट्रैप कर दिया, तो समझ लो कि एक स्टेट में वो कितना बड़ा काम निकाल सकते हैं सर। अगर सपोज करो कि किसी भी देश की मेजर जनरल को हनी ट्रैप कर लिया, तो समझ लो कि अगर वो GOC बैठा हुआ है, जनरल ऑपरेशन कमांडर बैठा हुआ है, अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को हनी ट्रैप कर लिया, कोई कोर कमांडर बना बैठा हुआ है सर, तो समझ लो कि सर वो कितना बड़ा काम निकलवा सकते हैं। किसी पॉलिटिकल आदमी को हनी ट्रैप कर लिया और वो किसी मिनिस्टर है, सेंटर मिनिस्टर है, तो उस देश के अंदर कितनी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं सर। देश के प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन कहीं तक पहुँच सकती हैं सर। तो हर लेवल पर क्या होता है, फ़ायदे के हिसाब से आप जितने बड़े आदमी को करोगे, काम भी उतना ही बड़ा निकलेगा सर। हाँ, तो मैंने देखा है कि इंडिया में तो एटलीस्ट फेसबुक से और इंस्टाग्राम से ना फेक प्रोफाइल्स बना के बिल्कुल ये करते हैं और इंडिया में सोशल मीडिया से बहुत सक्सेसफुली करते हैं, और हर कुछ दिन में न्यूज़ आ जाती है छोटी मोटी। बिल्कुल सर, मैंने आपको बोला ना कि जिस लेवल के सर, सपोज करो DRDO के साइंटिस्ट, बिल्कुल सर DRDO के साइंटिस्ट, यहाँ तक कि सर अगर आपको मैं बताऊं कि LTT के टाइम पर तो एक IPS सर को भी हनी ट्रैप किया हुआ था। अच्छा। एक अमेरिकन लड़की ने हनी ट्रैप किया था सर। अच्छा। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सर CIA को। अच्छा, ये लगा लो। तो ये है, आज भी ऐसा नहीं है कि कईयों को हनी ट्रैप। अच्छा सर, इतना बड़ा ये है, एफस्टीन फाइल क्या है, हनी ट्रैप ही तो है ना सर। एफस्टीन फाइल को आप क्या कहोगे, हनी ट्रैप ही कहोगे। ये अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, 90 के दशक में जेफरी एफस्टीन क्या करता है, बहुत सारे बिलियनियर्स को अपनी जगह पर बुलाता है। आप ये सोचो कि 90 में उसने CCTV कैमरे लगाए हुए थे, पूरे के पूरे कैमरे लगाए हुए थे, तो उनका मकसद तो पहले ही सही था ना, ब्लैकमेल हम 2000 में करेंगे, 2020 में करेंगे। आपको क्या लगता है किसका था ये ऑपरेशन? तो सर एफस्टीन, देखो एफस्टीन ऐसा नहीं है कि अकेले आप इसको मोसाद के ऊपर डाल दो, क्योंकि अगर जेफरी एफस्टीन की आप गर्लफ्रेंड देखो, उसके फादर देखो, तो मोसाद के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, शायद 2011 में उनको किल भी कर दिया गया, आज तक भी उनकी डेथ मिस्ट्री कभी सामने नहीं आई। तो जेफरी एफस्टीन की गर्लफ्रेंड जो खुद मोसाद के एक बहुत बड़े एजेंट की बेटी थी, तो कहीं ना कहीं तो मोसाद को तो पता ही था सर ये चीज़। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये मोसाद को नहीं पता था, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि अमेरिका को नहीं पता सर। अगर अमेरिका को नहीं पता जेफरी एफस्टीन की, इतने बड़े आइलैंड के अंदर से इतने बड़े बिलियन, अगर सपोज करो कि एक देश का कोई भी एक बड़ा उद्योगपति मूव करता है, अगर आज इस देश के अंदर अंबानी मूव करेगा, अडानी मूव करेगा, आपको क्या लगता है कि देश की एजेंसियों को नहीं पता होगा सर? अगर सपोज करो कि बिल क्लिंटन का भी नाम आया उसमें अपने
माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर का नाम बिल है ना सर। तो और दुनिया भर के इतने बड़े बड़े लोगों का आया, ये कहीं पर मूव कर रहे होंगे। आपको लगता है कि CIA को ये बात नहीं पता सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर दुनिया में कोई कह दे कि इन बिलियनर्स किसी आइलैंड के ऊपर लगातार मूव कर रहे हैं और यहाँ सर एक छोटा सा आदमी मूव करे कहीं पर, तो शाम को लोकल इंटेलिजेंस पुलिस को पता चल जाता है। ठीक है, कोई एक अरबपति आदमी आके, करोड़पति आदमी आगे कहीं पर जाए जुआ खेले, तो शाम को लोकल पुलिस को पता चल जाता है कि सर जुआ खेल रहे थे वहाँ पर। तो ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो पता CIA को भी ये था, पता MI6 को भी था। तो ये बात MI6 को भी पता थी, ये बात CIA को भी पता थी, ये बात मोसाद को भी पता थी। तो मैं कहूँ कि इन तीनों का कंबाइंड जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरे के तौर पर काम कर रहा था, फ्रंट था सर, फ्रंट था सर। आपको क्या लग रहा है कि जेफरी एप्स्टीन मरने के बाद कोई दूसरा जेफरी एप्स्टीन तैयार नहीं होगा? आज भी कोई जेफरी एप्स्टीन काम कर रहा होगा इनके लिए, आज भी कर रहा होगा। आपको 20 साल के बाद पता चलेगा। मरवा दिया उन्होंने, लास्ट में जेफरी एप्स्टीन को मरवा ही दिया और सुसाइड का नाम दिया। जेल में मरा, जेल में मरा। अजीब सी सिचुएशन थी। बिल्कुल बिल्कुल, और जेल ही बंद कर दी बाद में, जेल भी बंद कर दी हो। हाँ, ठीक है। तो इजराइल, मोसाद, इनका एक पॉलिसी है, ये असैसिनेशन कर देते हैं और ये खुलेआम करते हैं और ये चाहते हैं कि सारी दुनिया देखे कि ये हमने मारा है और हमने ऐसे मारा है ताकि अगली बार हमारे से कोई पंगा ना ले। ये जो असैसिनेशन होती है, इसके और कौन से तरीके होते हैं जो आपने देखे हैं या आप जानते हो? ऑपरेशन फीजी। हाँ, फीजी आपको पता ही है सर, क्या हुआ? रबुका की जो गवर्नमेंट गिराई थी सर, किसने? इतना बड़ा ऑपरेशन, आज तक मैं आपको इस ऑपरेशन को 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबको पता है कि शायद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान से कुछ एक लोग अंग्रेज फीजी में लेकर गए थे। तो जब फीजी आज़ाद हुआ, शायद 79 के आसपास, या एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, 80 के दशक में, कर्नल रबुका ने गवर्नमेंट गिरा दी सर। उसने क्या बोला? इंडियंस को मारना शुरू कर दिया। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उन्होंने RNW को बोला ऑपरेशन स्टार्ट करो, ऑपरेशन 3 एवेंजर्स या ऑपरेशन फीजी। 3 एजेंटों का सिर्फ एक ही काम था सर, कि फीजी के अंदर जाना और फीजी की गवर्नमेंट को गिराना। 12 साल लगे इस ऑपरेशन को। 12 साल में ऑपरेशन पूरा हुआ और 2000 के अंदर पहली बार शायद एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बने, महेंद्र पाल चौधरी फीजी के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके लिए क्या किया सर? आपको पता है रबुका की गवर्नमेंट को गिराने के लिए क्या किया? RNW को ये पता चला कि रबुका क्या है, बहुत सारी यूरोपियन गर्ल्स को बहुत पसंद करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली और पता चला कि यार रबुका कौन से होटल में होटल में स्टे करता है। उस होटल में क्या किया, होटल स्टाफ को भी अपने साथ मिलाया गया। उस होटल के कमरों में पूरे कैमरे लगाए गए। एक लड़की हायर करी, एक कॉल गर्ल को हायर किया और कॉल गर्ल को बोला कि ये तेरा लास्ट काम होगा, जीवन में तुझे काम नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। वो रबुका के साथ गई सर एग्जाम। रबुका को पता ही नहीं है कि ये एसेट बन चुकी है ये, और उस कमरे के अंदर जो भी चीज़ हुई वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हुई और उसको पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया गया। गिर गई रबुका की गवर्नमेंट। वीरों ने किया है, RNW ने किया सर ऑपरेशन फीजी। ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में है सर। अब तो पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट टाइम में महेंद्र पाल चौधरी जो बने, अब देखो कैसे उनको बनाया गया। 3 RNW के 3 ऑफिसर भारद्वाज थे सर, और भी 2 नाम और थे, तो 3 था। और 12 साल का ऑपरेशन था सर। 12 साल लगे, 12 साल लगे इस ऑपरेशन को करने में। तो इससे बड़ा हनी ट्रैप क्या लोगे कि एक देश की सरकार को तख्ता पलट कर दिया सर। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार करती हैं हर सर। देखो मैंने आपको जो 5 तरीके बताए सर, या तो आप पैसों में आ जाओ, पैसों से नहीं आओगे आप, हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपकी कोई ना कोई, ब्लैकमेल से भी नहीं आओगे आप, हम आपको डराएंगे सर, है ना? अगर तो ठीक है, मैं समझता हूँ ये वाली पूरी की पूरी बात। आपका इजराइल की मोसाद पे क्या ओपिनियन है सर? देखो इजराइल क्या है, इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है सर। इजराइल और हिंदुस्तान और अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत फर्क है सर। हाँ। इजराइल को अगर आप ध्यान से देखो, उनके भूगोल को देखो, तो चारों तरफ से क्या है सर, दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, जब इजराइल में एक बच्चा पैदा होता है तो उसको भी ये सिखाया जाता है कि हमें अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए दुश्मन को ख़त्म करना पड़ेगा। आज आप इजराइल में 10 साल के बच्चे को एक फायर अलार्म डालो या एक मॉक ड्रिल डालो, उसको पता होगा मुझे कैसे बंकर के अंदर भागना है। 8 साल का बच्चा अलार्म जस्ती भाग जाएगा, पोजीशन ले ले। हिंदुस्तान में आप अलार्म डालो, क्योंकि हम इस सिचुएशन में कभी आए ही नहीं है ना सर। हमें तो उस सिचुएशन को हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इजराइल का बच्चा भी उस सिचुएशन को देख रहा है। इजराइल का बच्चा देख रहा है कि हर रोज पर कैसे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो वैसे ही तैयार हो रहे हैं सर। आप जैसे जिस चीज़ को देखोगे
आप वैसे ही बन जाओगे। अगर मोसाद है तो मोसाद को पता है, उस बच्चे को पता है जो कल जाके मोसाद ज्वाइन करेगा सर। अगर आप अली कोहल की बात देखो, अली कोहल विद इन 6 साल के अंदर उन्होंने क्या कर दिया सर, सीरिया का तख्ता पलट कर दिया था सर। 6 साल के अंदर सीरिया ने उन्हें 24 घंटे तक 48 घंटे तक हैंग करके रखा था सर अली कोहल को। एक देश के अंदर जाते हैं, बिजनेस टाइकॉन बनकर जाते हैं और सीरिया की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, एक दूसरे प्रेसिडेंट को बना देते हैं सर। तो उनके वो बने ही वैसे हैं सर। तो सिचुएशंस के हिसाब से होता है सर। अगर एक चीज़ ये देखो कि हम कभी, बाकी आपने कभी सऊदी अरब में एजेंसी का नाम नहीं सुना, जापान में आप नहीं सुन रहे हो सर, है ना सर, क्योंकि वो देश वैसा है सर। जो देश जैसा होगा वो वैसा ही बन जाएगा सर। आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? ISI, CIA, MIS? सर पावरफुल एजेंसी देखो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमानेंट एजेंसी कौन कौन पावरफुल है। अगर हम सबका रोल देखें, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार अगर आप CIA देखो तो लगभग 63 देशों 65 देशों की सरकार CIA गिरा चुकी है ना। अगर हम मोसाद की देखें तो मोसाद बोलता है कि दुनिया के अंदर मेरा एनिमी कहीं भी सेफ नहीं होगा, बचेगा नहीं, है ना। अगर आप ब्रिटेन की MI6 बोलूँ, मैं बोलूँ दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी अगर मैं कहूँ, मैं बोलूँ ये तो कभी दिखाते ही नहीं, लेकिन तो CIA को भी प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। CIA भी इनके इशारे में काम करता है। वहीं अगर आप ISI के बारे में बोलो, मैं बोलूँ कि ये वो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की रेड आर्मी को बैकफुट में डाल दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की धरती से USSR को बैकफुट में फेंक दिया, है ना सर। अगर हम वहीं RNW के बारे में बात करूं, मैं बोलूं कि ऐसी शांत एजेंसी हैं जिनके ऑपरेशन कभी दुनिया के सामने आते ही नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े एजेंसी के चीफ, चाहे आप CIA लो, चाहे पाकिस्तान के ISI के चीफ हो, कहते हैं कि RNW से खतरनाक एजेंसी दुनिया में कोई है ही नहीं। तो अगर मैं MSS की बात करूं तो MSS बोलता है कि दुनिया के अंदर अगर चाइना को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी और सोची भी तो हम उसको उसी के देश में एसिनेशन कर देंगे। MSS बोलती है कि हम सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन दबाएंगे और तुम्हारे घर का पानी रुक जाएगा, तुम्हारी गैस लाइन बंद हो जाएंगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर आपने हमारी सरकार के अगेंस्ट सोचने की कोशिश करी दुनिया के अंदर, हम आपकी इकोनॉमी क्रैश कर देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं सर कि कौन सी एजेंसी कैसी है। हर एजेंसी अपना वो है सर। आपका कौन सी एजेंसी का एक्चुअल फ्रंट हैंड रियल एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लाइफ में, जिसका आपका इंटरेक्शन हुआ हो, आपको पता चल गया हो कि ये है? सर देखो सर, ISI के साथ तो हमारा बहुत बार रहा है सर। अच्छा, ISI के साथ तो बहुत बार रहा है। किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ, क्या हुआ है? सर देखो, हम लोग क्या हुआ, एक्चुअली एक ऑपरेशन पर गए हुए थे सर। गलती क्या हो गई, हमारे को 2 बंदों के ऊपर शक हुआ। 2 बंदों के ऊपर हमारे को शक हुआ, और नॉर्मली उस टाइम मैं फौज के साथ ही था सर। तो हमने उनको गन पॉइंट पर हैंड अप करवाया, तो उन्होंने बोला कि यार हम तो उसके लिए काम करते हैं, डिफेंस के अंदर है करके हम लोग, है ना। तो हमने उनका आई कार्ड चेक किया, उन्होंने आई कार्ड भी दिखा दिया डिफेंस का। उनने आर्मी का आई कार्ड भी दिखा दिया सर। इंडियन आर्मी का? हाँ, इंडियन आर्मी का किसी फोर्स का आई कार्ड भी दिखा दिया उन्होंने। अच्छा। और वो चले भी गए सर। आर्मी का आई कार्ड दिखाने के बाद चले गए। एकदम से दिमाग में आया थोड़ी देर के बाद, अरे यार, बोला क्या हुआ? बोला साला इंडियन आर्मी के आई कार्ड में तो फोटो ऊपर से लगा के मोहर लगती है, ये तो कंप्यूटराइज फोटो तो होती नहीं हमारे जैसे बाकी फोर्सेस के अंदर। तो क्या होता है, फोटो कंप्यूटराइज हो जाती है सर। आप दुनिया की कोई भी फोर्सेस के देखो तो आई कार्ड में आपकी फोटो कंप्यूटराइज ही होगी। लेकिन हमने कहा, जाने के बाद जब हम लोग गए तो जाने के बाद हमारे को क्या हुआ कि फोटो उनकी वो थी। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ सर, हमने कहा कि सर्च ऑपरेशन करते हैं, और शाम को ही हमारी एक टीम के ऊपर अम्बुश हुआ सर। और बाद में पता चला कि ISI के 2 लोग को तुमने वो किया और आने के बाद छोड़ दिया। तो गलती ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान है सर। कभी कभी मतलब एक बहुत बड़ी, मतलब आप जो गलती एक बच्चा भी नहीं करेगा वो गलती भी एक बहुत आदमी कर लेता है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, नेपाल के अंदर CIA के साथ क्या हुआ। नेपाल में इलेक्शन चल रहे थे। इलेक्शन चल रहे थे तो जस्ट एक आदमी को हमने देखा, उसकी तो वीडियो भी है मेरे पास अभी भी। अच्छा। अभी प्रेजेंट मोबाइल वीडियो मोबाइल में है, उसकी फोटो भी है। अच्छा। तो जस्ट इलेक्शन के टाइम पर था, तो इलेक्शन के अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो एक आदमी को हम देखते हैं, यार ये आदमी कैसे है यहाँ पर, है ना। तो वो आदमी नॉर्मली तरीके से नेपाली लोगों से बात कर रहा है, नेपाली लोगों से बात कर रहा है। हमने तो उसको पहचान लिया, हम तो उसको पहले से पहचानते हैं कि ये तो CIA का एजेंट है। अरे CIA का एजेंट है, यहाँ क्या कर रहा है यार ये आदमी, ठीक है। तो हमने जब चारों तरफ देखा, हल्का सा हमने चारों तरफ से देखा, तो हमें पता है कि ये आदमी बात कर रहा है, लेकिन इसको पूरा का पूरा कवर दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा लग रहा है कि ये आदमी यहाँ अकेला है। अकेला वो CIA का दिख रहा है आपको, वो CIA का आदमी आपको है, अमेरिकन, बात कर रहा है नॉर्मली, लेकिन पूरा का पूरा उसको कवर दिया हुआ है सर। आप ये सोचो कि हमने उसको फॉलो किया कहीं आधा किलोमीटर तक, लेकिन फॉलो करने के बाद ये समझ लो कि उन्हें हमारे ऊपर हो गया शक। तब तक उसको गाड़ी में रिसीव नहीं किया उन्होंने कि ताकि हम उस गाड़ी को फॉलो करें। जब हमें लग गया कि यार इसने हमारे ऊपर शक हो गया, हम वहां से साइड हटे, 2 मिनट में ओझल हो गया सर।
तो दुनिया के अंदर चीज़ें हैं। कभी केजीबी के साथ आमना सामना हुआ? सर केजीपी तो 90 में ख़त्म ही हो गई, मतलब कॉर्प्स हो गए, एसवीआर हो गई सर। हाँ। एसवीआर हो गई। अगर आपने मुझसे पूछा था कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी में, देखो मैंने सबकी बेस्ट बोली, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर मुझे रेटिंग देनी है तो मैं एसवीआर को दूंगा सर, रशियन को। क्यों? दुनिया की सबसे खतरनाक सटीक इन्फॉर्मेशन सर। सटीक। कैसे? क्यों? बांग्लादेश के अंदर 808 में किसी को पता भी नहीं चला, सीआईए के एक एजेंट को मार दिया सर। एसवीआर नहीं मारा ना सर। एक मेजर जनरल रैंक के सीआईए को पता चल गया था कि हमारे मेजर जनरल को एसवीआर ने मार दिया। सीआईए भी डबल गेम खेल रहा था। सीआईए ने बोला कि हम बॉडी को उठाएंगे ही नहीं, अगर हम अभी बॉडी उठाएंगे तो हल्ला हो जाएगा पूरी दुनिया में कि ये तो सीआईए का एजेंट है। नॉर्मली तरीके से 3 दिन के बाद जब बॉडी रिकवर हुई है, जो पीएम मोदी के लिए भी जो अफवाह उड़ी थी बीच में चाइना पर कि बांग्लादेश के अंदर एक एजेंट मारा गया करके, अभी कुछ हुआ तो है। एक बंदा नॉर्थ ईस्ट में लोगों को ट्रेन कर रहा था, अमेरिकन सर, वो था। तो अमेरिकन, ये तो अभी एनआईए ने पकड़ा है इनको। वही। वो मैथ्यू, जिसकी हम मैथ्यू की बात करें, मैथ्यू को भी आप एक एजेंट ले सकते हैं, सीआईए का एजेंट। इसकी खुद की ड्रोन की कंपनी भी है सर। ड्रोन की कंपनी है, हाँ, और जो सारे का सर, मैंने इस पर एक पूरा वीडियो निकाला है। मैंने इनका मोबाइल नंबर जस्ट अभी मैंने 1 महीने पहले मैंने इन 8 के ऊपर, ये 7 यूक्रेनियन और ये जो अमेरिकन, इनके ऊपर से इनके सबका पासपोर्ट का नंबर, इनके फ़ोन नंबर, इन्होंने आज से पहले दुनिया में कहाँ ऑपरेशन किया, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री मैंने इनके ऊपर बनाई है। इनके पर्सनल मोबाइल नंबर भी मैंने उसमें दिए हैं सर, पूरा का पूरा, कि ये लोग कैसे काम कर रहे थे। ये लोग भी क्या कर रहे थे, ये लोग भी म्यांमार के थ्रू, मैंने आपको जैसे बोला नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका ये था कि जैसे आज पूरी दुनिया वॉर के ऊपर है, तो हम म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक वॉर स्टार्ट करें। वही करने की कोशिश, वही करने का उनका मकसद ही वही था सर। और एसपीआर ने इंटेलिजेंस दी थी, ये सुनने में आया। सर देखो, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, इस कहानी को छोटा सा वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, एक पिक्चर की तरह। अब आप उसको पिक्चर की तरह देखना। क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हिंदुस्तान के अंदर 7 लोग आए अलग अलग जगह से, 7 विदेशी नागरिक हैं, लेकिन हम लोग भी बोलते हैं कि यार इन्हें अभी तो कैसे उठाएंगे हम, भाई टूरिस्ट वीज़ा में उठा ही नहीं सकते ना सर। तो हम किसी देश के अंदर कोई हमने कहीं भी कुछ किया हो, उससे मतलब नहीं, हम आपके देश में कोई क्राइम करने नहीं आए हैं सर, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लो। तो इनको ये लग रहा है कि इनके ऊपर सर्वेलेंस नहीं है, एक एजेंसी इनके ऊपर लगातार सर्वेलेंस कर रही है, इनके हर मूवमेंट को देख रही है। ये लोग आसाम पहुंचते हैं, मिजोरम पहुंचते हैं, बोलते हैं इनको पहुंचने दो। पहुंचने के बाद ये लोग क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार जाते हैं सर। ये अब आ गया पहली बार एक एविडेंस कि इन्होंने पहले तो मिजोरम गए, मिजोरम में ILP लगा हुआ था, ये बिना परमिट के गए। चलो कोई बात नहीं, विदेशी नागरिक थे, कह सकते थे हमारे को पता नहीं है हिंदुस्तान का लॉ कि किसी अदर स्टेट में जाने के लिए भी ILP देनी पड़ती है करके, तब भी इनको ऊपर चाहते तो अमेरिकन तब भी दबाव दे देता। लेकिन जब ये म्यांमार पहुंचे, इन्होंने एंटी एलिमेंट्स या इंसर्जेंट या आतंकवादियों को ट्रेन करना शुरू किया। वो सारे एविडेंस हमारे पास पहुंचे सर। अब अगर ये हिंदुस्तान आए तब इनको उठाया गया, तब एक पूरा का पूरा एविडेंस बना। ऐसा नहीं था कि ये जब ये हिंदुस्तान आए थे तभी नहीं पता चल गया था, पता तभी चल गया था, लेकिन अगर उस टाइम इन्हें उठाते तो हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं था सर, लेकिन बाद में एविडेंस के साथ उठाया सर। ये ऐसे और क्या क्या होता रहता है जो हमको न्यूज़ में नहीं पता चलता है सर? जैसे मैं आपको अभी तो कुछ ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनके बारे में तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो ग्राउंड पर जो ऑलरेडी अभी तक कैरी ऑन है। इस टाइम क्या है सर, देखो दुनिया के अंदर क्या है कि कभी भी टेररिज्म को चलने के लिए दुनिया का कोई भी आतंकवाद तब तक नहीं शुरू हो सकता जब तक फंड नहीं होगा सर। पैसा तो चाहिए सर, आपकी सोच कितनी भी कट्टरतन हो, कुछ भी हो, आपको एक पत्थर उठाने के लिए भी पैसा चाहिए सर। तो जो पैसे का सोर्सेज है वो बहुत खतरनाक है सर, कि कैसे विदेशों से हमारे देश में पैसा आ रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी कुछ चीज़ें बैन करी हैं, जितने भी NGOs में जो पैसा आ रहा है, ठीक है सर, इन NGOs से कैसे पैसा बाहर पहुंचता है, कैसे एंटी एलिमेंट्स लोगों को मदद दी जाती है। तो हमारे को पैसे पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा देश के अंदर, कि इस देश से जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा एंटी नेशनल आदमी के पास तक ना पहुंचे। NGOs पे तो बहुत बात हुई है पहले, NGOs के थ्रू पैसा आता है। बिल्कुल आता है सर। सर एक चीज़ बताइए आप मेरे को, अमेरिका, ब्रिटेन, ये भाई तुम्हारे को गरीबी खत्म करनी है ना, अपने देश में कर लो यार। अमेरिका को मैं बोलूंगा कि हैती बगल में ही है भाई, मैं तो रह भी आया हूँ वहाँ, देख लो वहाँ हैती में जाके देख लो ना यार, क्या गरीबी है लोगों की, तुम वहाँ क्यों नहीं मदद कर रहे? वहाँ मदद करो लोगों की, तुम्हें हिंदुस्तान में मदद करनी है, मदद नहीं करनी है सर। इसकी आड़ में एंटी नेशनल लोगों तक पैसा पहुँचाना है। ये सिर्फ एक बहाना होता है। मैंने जो FCDO की बात करी थी आपसे, ब्रिटेन की FCDO, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम दुनिया में लोगों की मदद करेंगे,
जो लोग युद्ध में चले गए हैं उन लोगों को दोबारा बसाएंगे। म्यांमार के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग आर्मी और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होके लोगों के पास है नहीं, हम उनकी मदद करेंगे। अरे सर, आप ही ने वॉर कराया है, आप ही यूक्रेन और रशिया का वॉर करा रहे हो, आप ही म्यांमार के अंदर आज तक इंसर्जेंट फैला रहे हो, आप ही ने श्रीलंका को खत्म किया, फिर आप ही कहते हो कि हम ही करेंगे। पहले आप खुद ही बर्बाद करते हो, फिर खुद ही आतंकवादी पैदा करते हो। सही बात। अरे सर, सही बात है। तो सर्कल ही नहीं क्या है सर पूरा का पूरा। आज आपको क्या लगता है सर, आपको एक चीज़ पता है, आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होंगे कि ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे देशों से मुस्लिम लोग कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। हाँ, शायद आपने पढ़ा ये चीज़, कहीं भी पढ़ा होगा आपने। पूरे यूरोप में चल रहा है ये पूरा। लेकिन क्यों चल रहा है सर? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये बात MI6 को नहीं पता कि हमारे देशों में इतनी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? पता है क्यों? क्योंकि कल ब्रिटेन को पता है अगर हमें वॉर में जाना पड़ेगा तो ये ब्रिटेन के लोग नहीं आएंगे वॉर में, हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये ब्रिटेन को पता है कि आज नहीं तो कल हम भी वॉर में जाएंगे। यूरोप को पता है कि हम वॉर में आएंगे। लेकिन आज जो ये लोग हमारे देश में आ रहे हैं ना लगातार, यही हमारे देश की तरफ से वॉर लड़ेंगे सर। इज द बिग प्लान, बड़ा गेम है इनका। अच्छा, बिल्कुल। आपको लग रहा है कि इनको नहीं पता होगा कि हमारे देश में इतनी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है? आप आज की तारीख नोट कर लो, आने वाले टाइम में आप देखना यही लोग वॉर लड़ेंगे ब्रिटेन की तरफ से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रिटेन को इसमें? एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ बताओ, ब्रिटेन ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिपोर्ट दी कि ब्रिटेन में कम से कम कितना बोला सर, मेरे को तो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं पता, मेरे दिमाग से निकल गया कि कितने हजार लड़कियों के साथ रेप्स हुए, चीजें हुई। वो ग्रूमिंग गैंग का। हाँ हाँ भाई, क्या आपको पहले से, आपको सब पता है पहले से? आप देख के अनदेखा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है नहीं इन्हें हमने आगे कैसे यूज करना है। मेरी बात समझ रहे सर? आप इस घाव को सहन करने के लिए तैयार हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में हम इन्हें कैसे मौत के मुंह में झोंकेंगे। इज द गेम सर। इंडिया का RNW सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स ऑनगोइंग ऑपरेशंस, अगर आपको पता भी हो तो बता नहीं सकते। देखो सर, मैं आपको एक चीज क्या करता है सर, RNW के ऑपरेशन आप, अगर मैं आपको, जब RNW नहीं भी बनी थी 1955 में, अगर हम लेकर चले, कश्मीर प्रिंसेस आप देखो सर, जियाउल लाई के ऑपरेशन आपने सुना होगा, चाहे रामेश्वर नाथ काओ सब 1968 में, तब RNW बनी भी नहीं थी। अगर RNW की इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्या 1971 का वॉर हम महज 13 दिन के अंदर जीतते सर? नहीं, वो बहुत कि जितने भी ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया आगे चल के, आपने ऑपरेशन मेघदूत सर, जहां पाकिस्तान ने सोचा कि नहीं हम तो सियाचिन को कवर करेंगे, उससे पहले भारत का तिरंगा चला गया सर, है ना। आज भी अगर आप 99 के ऑपरेशन में देखो तो चाहे इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, लेकिन RNW का कुछ तो रहा है कि हम 1999 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर भी सर टाइगर हिल्स तक में हम लोग फतेह लेकर आए पूरा का पूरा। अगर आप और आगे चलकर देखो, इंडिया के अंदर 26/11 का इंसिडेंट हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट हम मानते हैं, लेकिन आप उसको RNW का फेलियर नहीं बोल सकते हैं सर, क्योंकि RNW ने दिया था कि हो सकता है। अब सर देखो, भगवान तो है नहीं, RNW का ऑपरेटिव हो या इंट ऑपरेटिव एजेंट हो, भगवान नहीं है सर। सपोज करो कि अभी एक एग्जाम्पल ले, मैं आपको समझाता हूँ कि आज मैं इस कमरे के अंदर आया, मेरा कोई एसेट बाहर है, वो सिर्फ यही बताएगा सर कुछ ना कुछ तो बात हुई है, लक्की बिस्ट इधर आया था। अब वो उसको ये नहीं पता कमरे में क्या बात हुई है, लेकिन उसने कह दिया कि कुछ ना कुछ हुआ है, राइट, है ना सर? हाँ। तो कुछ ना कुछ हुआ है, एक हमारे को इंट मिल गया कि लक्की बिस्ट यहाँ आया था और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये इंट कहीं ना कहीं चले गई। अब क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है, पुलिस वाले भी कहते हैं, कौन खड़ा रहेगा यार 24 घंटे यार समुद्र के पास? सर ये आज आए या 6 महीने आए, क्या हम 6 महीने तक ऐसे खड़े रहेंगे? है ना सर? डेढ़ तो सर भगवान तो नहीं है ना सर, कमरे के अंदर कौन होगा? हमने को, हमारा कोई किसी देश का जर्नल थोड़ा ना हमारा एसेट है सर। सही बात। क्यों सर? हाँ, सही बात। देखो, एक आदमी ने अपना काम किया, दूसरे को अपना काम करना पड़ेगा सर। अगर एग्जैक्ट डेट हमें पता चल गया तो तुम्हारी जरूरत ही क्यों है यार? फिर तो हम अपने ही लोग भेज देंगे ना। सही बात। क्यों सर? सही बात। फिर हमारे को क्यों जरूरत है तुम्हारी यार? हम बॉम्बे क्या कहते हैं, सी पोर्ट पर जितने भी सी के रास्ते, हम अपने RNW के लोग खड़े कर देंगे वहां, हम उठा लेंगे। भाई हमारा काम था तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन देना, तुम्हारा काम है उसको कैसे करना। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है इंडिया के लिए और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए? नहीं सर, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छी इस टाइम, इज़ द बेस्ट। इसका आप अंदाज़ा यहीं से ले लो सर कि आज पूरी दुनिया वॉर पर है सर। पाकिस्तान के अंदर देख लो, अफगानिस्तान का देख लो, आप आज आप देख लो, नेपाल आपने देखा कैसे, आप श्रीलंका देखा आपने, हाँ। आपने बांग्लादेश देख लिया कैसे हालात हो रहे हैं, आपने यूक्रेन रशिया देख लिया, आप अमेरिका को देख लो सर। लेकिन हिंदुस्तान सेफ है सर। हम आप बढ़िया तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे को ये बताया कि कल भी कुछ नहीं होना, कल भी हमने प्लानिंग कर रखी है, कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, नरसों हम ये करेंगे। तो इसका मतलब हम किसके भरोसे कर रहे हैं सर?
क्योंकि हमें भरोसा है ना कि कल कुछ नहीं होना करके, तो हमारी एजेंसीज अपना बेस्ट काम कर रही है, तभी हमें भरोसा है, तभी हमने कल की भी प्लानिंग कर रखी है कि अगर किसी आदमी को ये लग जाए सर कि यार कल तो बॉम्ब गिरने वाले हैं, आपको लगता है कि आज वो काम कर पाएगा? वो कहाँ काम कर पाएगा सर? आज सारा काम धंधा बंद करके वो सारा कल की टेंशन में रहेगा, अपने आप को सेव करने के लिए सोच रहा होगा, घर का राशन भर रहा होगा। तो इससे अच्छी चीज़ क्या है कि आज पूरी दुनिया में वॉर हो रही है, हाँ बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं सर। सही बात है, सही बात है। बहुत मज़ा आया कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ऑफ कोर्स ये मुझे पता है बहुत सारी बातें आप कह सकते हो बट आप कह नहीं सकते, बट जो जितना भी आपने बताया इंटरेस्टिंग तो है ही, और आपके साथ फिर से बात करते रहेंगे। आपकी प्रेडिक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग होती है और आपका पर्सपेक्टिव खैर काफ़ी यूनिक है ही, और जब आपका मन करे इस टाइप की बात करने का जो आप कहीं नहीं कर सकते, तो आप बस यहाँ पर आके करना वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम दोबारा मिलेंगे और बढ़िया तरीके से सर। थैंक यू। थैंक यू सर।